नमस्कार। एग्जाम प्लस पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब ने सुना तो है, लेकिन शायद ही कभी इसकी गहराई में उतरे हों। अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। अक्सर जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है कि ये शायद मेहनत या बुद्धिमानी की कमी है। बिल्कुल। पर क्या हो अगर हम इस पूरी तस्वीर को ही पलट दें? और देखिए, यही आज की हमारी बातचीत का मिशन है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें एक स्थायी कमी की तरह मत देखो, बल्कि एक चर अवस्था, एक वेरिएबल स्टेट की तरह देखो। एक वेरिएबल स्टेट मतलब जिसमें बदलाव हो सकता है। हाँ, एक ऐसी चुनौती जिसे सही समझ और सही तरीकों से बदला जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ डिस्लेक्सिया या डिस्ग्राफिया की परिभाषाएं नहीं रटेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिमाग के काम करने की ये अलग-अलग तरीके असल में हैं क्या। हम कुछ अनोखी याद रखने की ट्रिक्स का भी सहारा लेंगे, लेकिन हमारा मकसद इन लेबल्स के पीछे छिपे इंसान, उनके अनुभव और हाँ, उनकी छिपी हुई ताकतों को खोजना है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिमाग की पहेली को सुलझाने का सफर। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये अधिगम अक्षमता, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या? अगर सरल शब्दों में कहूं तो ये सीखने की क्षमता या कह सकते हैं योग्यता में एक बुनियादी मुश्किल है। ये दिमाग की जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके से जुड़ा है। ओके। खासकर पढ़ने, लिखने या गणित जैसे क्षेत्रों में। और सबसे जरूरी बात जो आपने शुरू में कही, इसका इंटेलिजेंस से कोई सीधा लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये दिमाग की वायरिंग का फर्क है, दिमाग की क्षमता का नहीं। चलिए सबसे जाने पहचाने नाम से शुरू करते हैं, डिस्लेक्सिया। ज्यादातर लोग और मैं भी यही सोचती थी कि इसका मतलब है अक्षरों को उल्टा देखना, जैसे बी को डी पढ़ लेना। पर मुझे लगता है कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, ये एक आम लक्षण जरूर है, पर यह सिर्फ एक झलक है। असल में डिस्लेक्सिया भाषा की ध्वनि आधारित प्रोसेसिंग की चुनौती है। ध्वनि आधारित प्रोसेसिंग, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। हमारे दिमाग को लिखे हुए अक्षर या शब्द को उसकी सही ध्वनि से जोड़ने में संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, तो ये आंखों का धोखा नहीं बल्कि दिमाग का एक ऑडियो विजुअल कनेक्शन बनाने में संघर्ष है। मतलब दिमाग अक्षर तो देख रहा है पर उसे उसकी सही आवाज से नहीं जोड़ पा रहा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए कोई बच्चा 100 को वॉस पढ़ सकता है। अक्षर तो वही हैं, पर उनका क्रम दिमाग सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, जिससे ध्वनि ही बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात भी है जो इन चुनौतियों को एक नई रोशनी में दिखाती है। वो क्या है? कई शोध ये बताते हैं कि जिन लोगों को डिस्लेक्सिया होता है उनमें अक्सर औसत से कहीं बेहतर 3D विजुअलाइजेशन स्किल्स होती हैं। 3D विजुअलाइजेशन मतलब चीजों को स्पेस में कल्पना करना? हाँ, वो चीजों को टुकड़ों में नहीं देखते बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह देखते हैं। पैटर्न पहचानने में, समस्याओं को अनोखे तरीके से सुलझाने में वो कमाल के हो सकते हैं। ये तो सोचने पर मजबूर करता है। मतलब दिमाग अगर एक जगह संघर्ष कर रहा है तो शायद वो किसी दूसरी जगह उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ असाधारण कर रहा है। एक तरह का कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ। बिल्कुल, एक कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ। और इसीलिए आपको कई सफल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, डिजाइनर, यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योर मिलेंगे जिन्हें डिस्लेक्सिया है। वो दुनिया को अलग तरह से देखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये बहुत दिलचस्प है कि दिमाग कैसे अक्षरों को प्रोसेस करता है। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर दिमाग शब्दों को सही से पढ़ नहीं पा रहा तो क्या इसका असर उन्हें लिखने की क्षमता पर भी पड़ता है? क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दोनों अक्सर साथ साथ देखे तो जाते हैं, पर ये हैं अलग अलग चुनौतियां। लिखने से जुड़ी जो खास चुनौती है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया। इसे याद रखने के लिए आप ग्राफ शब्द के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, ग्राफ, क्योंकि हम ग्राफ पर लिखते हैं, ये तो आसान है। लेकिन क्या ये सिर्फ खराब हैंडराइटिंग है या इसमें भी कुछ और गहरा है? क्योंकि कई लोगों की लिखावट खराब होती है। नहीं, ये सिर्फ खराब हैंडराइटिंग से कहीं ज्यादा है। सोचिए, लिखने की प्रक्रिया क्या है? पहले आपके दिमाग में एक विचार आता है, फिर दिमाग उसे शब्दों में बदलता है, फिर वो उन शब्दों की स्पेलिंग तय करता है
और आखिर में आपके हाथ की मांसपेशियों को निर्देश देता है कि उन अक्षरों को सही आकार में कागज पर उतारे। काफी लंबी प्रक्रिया है। हाँ, और डिस्ग्राफिया में इस पूरी चेन में कहीं भी गड़बड़ी हो सकती है। मतलब हो सकता है बच्चे को पता हो कि उसे क्या लिखना है, पर उसके विचार शब्दों में नहीं ढल पा रहे या हाथ साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल। तो फिर एक सामान्य खराब लिखावट और डिस्ग्राफिया में फर्क कैसे किया जाए? यही सबसे बड़ी चुनौती है। डिस्ग्राफिया में आपको बेतरतीब स्पेसिंग दिखेगी, अजीब स्पेलिंग दिखेंगी, वाक्यों को बनाने में भी दिक्कत दिखेगी। लेकिन इसकी सही पहचान सिर्फ कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है, क्योंकि हर खराब हैंडराइटिंग डिस्ग्राफिया नहीं होती। ठीक है, तो हमने पढ़ने और लिखने की बात कर ली। अब आते हैं उस विषय पर जो बहुतों के लिए बुरे सपने जैसा होता है, गणित। क्या इसके लिए भी कोई खास शब्द है? हाँ, और उसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। इसके नाम में ही कैलकुलेटर की ध्वनि छिपी है। डिस्कैल्कुलिया। इसे अक्सर गणित का डिस्लेक्सिया भी कहा जाता है। गणित का डिस्लेक्सिया, ये सुनने में ही काफी गंभीर लगता है। तो इसका मतलब सिर्फ जोड़ घटाने में गलती करना नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हिसाब किताब की समस्या नहीं है। ये गणित की भाषा को ही समझने की चुनौती है। जैसे किसी को घड़ी में समय देखने में, ओहो, दिशाओं को समझने में, पैसों का हिसाब रखने या रेसिपी में सामग्री मापने जैसे रोजमर्रा के कामों में भी मुश्किल हो सकती है। ये संख्याओं और उनके मतलब के बीच का कनेक्शन बनाने की एक बुनियादी कठिनाई है। तो ये सिर्फ स्कूल के नंबरों की बात नहीं है, ये असल जिंदगी में आत्मनिर्भर होने की क्षमता पर भी असर डाल सकता है। निश्चित रूप से। अब तक हमने जिन विकारों की बात की वो अकादमिक कौशल से जुड़े थे। क्या इनके अलावा भी कुछ चुनौतियां हैं? हाँ, कई हैं जो हमारी धारणा, संवाद और शारीरिक समन्वय को प्रभावित करती हैं। जैसे एक शब्द है डिस्मोफिया। डिस्मोफिया। इसे याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है, मोर की। कल्पना कीजिए कि कोई बच्चा मोर और मुर्गे में फर्क नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी लगती है। ये ट्रिक तो मजेदार है, पर इसका असली मतलब इतना सरल नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यह स्पष्ट करना जरूरी है, इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा और गंभीर है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जहां व्यक्ति अपने शरीर की बनावट को लेकर एक विकृत धारणा बना लेता है। मतलब? उसे आईने में अपनी शक्ल या शरीर का कोई हिस्सा बहुत अजीब या भद्दा लग सकता है, जबकि दूसरों को ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। ये ट्रिक सिर्फ एक हुक है, पर असलियत काफी जटिल है। समझ गई। ये दिखाता है कि कैसे हमारा दिमाग हमारी हकीकत को बना या बिगाड़ सकता है। अच्छा, संवाद से जुड़ी भी एक चुनौती का जिक्र है, डिस्फेजिया। इसके लिए एक ट्रिक है, फंस जाना, जैसे बोलते बोलते शब्द गले में ही फंस गए हों। बिल्कुल, ये भाषा और संवाद से जुड़ा विकार है। इसमें व्यक्ति के दिमाग में विचार तो एकदम साफ होते हैं, पर उन्हें व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं मिल पाते, या वो उन्हें वाक्यों में सही से पिरो नहीं पाता। सही कहा। मेरे एक जानने वाले को स्ट्रोक के बाद ऐसी ही एक स्थिति हो गई थी, जिसे अफेजिया कहते हैं। यह देखना बहुत तकलीफदेह था कि कैसे एक इंसान जो इतना मुखर था, अपने सबसे सरल विचारों को बताने के लिए संघर्ष कर रहा था। आपने अभी अफेजिया का जिक्र किया, और स्रोत में डिस्फेजिया भी है। क्या ये जो डिस और अ का फर्क है, इसका कोई खास मतलब है? हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इन दो शब्दों पर ही नहीं, बल्कि ऐसी सभी स्थितियों पर लागू होता है। अच्छा? किसी भी शब्द के आगे डिस लगने का मतलब है कि उस काम को करने में कठिनाई है। जैसे डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने में कठिनाई। ओके। इसका मतलब है कि सही ट्रेनिंग, थेरेपी और मेहनत से इसमें काफी सुधार संभव है। ओके, तो डिस का मतलब है डिफिकल्टी, इसमें उम्मीद है। सही कहा। पर जब आगे अ लग जाता है, जैसे अफेजिया, तो इसका मतलब उस क्षमता की लगभग पूरी अनुपस्थिति होता है। ये अक्सर किसी दिमागी चोट, स्ट्रोक या बीमारी के कारण होता है, और इसमें सुधार बहुत मुश्किल और धीमा होता है। तो डिस मतलब कठिनाई और आम मतलब अनुपस्थिति। ये तो वाकई बहुत काम की जानकारी है। अब एक और दिलचस्प विकार पर आते हैं, डिस्प्रेक्सिया। इसकी ट्रिक है कि नाम में पैर जैसी ध्वनि है, जो शारीरिक हरकतों से जुड़ी है। बिल्कुल। डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल्स यानी शारीरिक तालमेल से जुड़ा विकार है। इसे अक्सर अदृश्य विकार भी कहा जाता है। अदृश्य विकार? ऐसा क्यों? मैं तो सोच रही थी कि ये गेंद ना पकड़ पाना या दौड़ते हुए बार बार गिर जाना जैसा कुछ होगा जो साफ साफ दिखाई देता है। वो सब लक्षण हो सकते हैं, पर असल समस्या उससे गहरी है। ये मूवमेंट को प्लान करने की कठिनाई है। सोचिए, जब आप शर्ट के बटन लगाते हैं तो आपका दिमाग कितनी तेजी से आपकी उंगलियों की मांसपेशियों को एक क्रम में दर्जनों निर्देश देता है। डिस्प्रेक्सिया में दिमाग और शरीर के बीच की ये प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। अच्छा,
दिमाग को पता है कि क्या करना है, पर वो शरीर को सही तरीके से निर्देश नहीं दे पाता। एकदम सही। और इसीलिए ये अदृश्य है, क्योंकि बाहर से देखने पर हाथ पैर सब सही सलामत लगते हैं, पर दिमाग का जो डायरेक्टर है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। क्या इसका असर दिमाग के दूसरे कामों पर भी पड़ सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जो दिक्कत शारीरिक हरकतों को क्रम में लगाने में होती है, वही दिक्कत कई बार विचारों को क्रम में लगाने में भी आ सकती है। जैसे एक निबंध का स्ट्रक्चर बनाना भी तो दिमाग के लिए एक तरह की मोटर प्लानिंग ही है। आपको तय करना होता है कि कौन सा विचार पहले आएगा, कौन सा बाद में। वाह, ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये दिखाता है कि दिमाग के अलग अलग हिस्से कितने जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस सूची में आखिरी नाम है डिस्थीमिया। इसकी ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी, तनाव वाली, कि इतने सारे विकार पढ़ने के बाद इस चैप्टर की थीम ही तनाव है। हाँ, ट्रिक तो अच्छी है, पर यह सामान्य तनाव या उदासी से बहुत अलग है। डिस्थीमिया एक तरह का लगातार बना रहने वाला कम तीव्रता वाला डिप्रेशन है। कम तीव्रता वाला? हाँ, ये इतना गंभीर नहीं होता कि इंसान बिस्तर से ही न उठ पाए, लेकिन ये धुएं की तरह महीनों या सालों तक जिंदगी पर छाया रहता है और धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा, खुशी और जीवन का आनंद लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। ठीक है, हमने इन सभी चुनौतियों के बारे में बात की, और सच कहूं तो ये सब सुनकर थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। पर हम अपनी बातचीत की शुरुआत में उस सबसे जरूरी विचार पर वापस आते हैं जिसने मेरा नजरिया बदला। यह सब एक चर अवस्था है, एक वेरिएबल स्टेट। चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। ये उम्मीद कैसे देता है? ये आज की चर्चा का सबसे जरूरी सार है। चर अवस्था का मतलब ही है कि यह पत्थर की लकीर नहीं है, ये किसी बच्चे की पहचान या उसकी नियति नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। यह बताता है कि दिमाग स्थिर नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना। ये विचार कि हमारा दिमाग लगातार बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है। बिल्कुल, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ही है कि दिमाग में नए कनेक्शंस बनाने और खुद को रीवायर करने की अद्भुत क्षमता होती है। सही समर्थन, सही तकनीक और लगातार अभ्यास से दिमाग इन चुनौतियों से निपटने के नए तरीके सीख सकता है। तो ये लेबल लगाना सिर्फ समस्या को पहचानने के लिए है, बच्चे को एक बक्से में बंद करने के लिए नहीं। हर बच्चे में विकास की अनंत क्षमता होती है। ये जानना बहुत राहत की बात है, खासकर उन माता पिता और शिक्षकों के लिए जो इन चुनौतियों से रोज जूझते हैं। चलिए इन परिभाषाओं को कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से जोड़ते हैं। जैसे स्रोत में एक सवाल था कि अगर एक बच्चा 100 को वॉज पढ़ता है तो ये क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ने की बात हो रही है, लिखने की नहीं। तो ये साफ तौर पर डिस्लेक्सिया का एक क्लासिक संकेत है। दिमाग अक्षरों के क्रम को पलट रहा है। पाया जाता है। और जवाब था डिस्ग्राफिया। ये कनेक्शन मुझे पहली बार में समझ नहीं आया। ये एक बहुत ही व्यवहारिक कनेक्शन है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी जैसी कोई स्थिति है जिससे उसके हाथों की मांसपेशियों पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है, मतलब फाइन मोटर स्किल्स की कमी। हाँ, फाइन मोटर स्किल्स, तो उसे स्वाभाविक रूप से लिखने में मुश्किल होगी। और लिखने के लिए जरूरी मोटर स्किल्स की यही चुनौती तो डिस्ग्राफिया का एक मुख्य लक्षण है। पर अब जब हमारी ये चर्चा खत्म हो रही है, मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमारा समाज और हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर इन अलग तरह से सोचने वाले लोगों को सिर्फ अपने सिस्टम में फिट करने की कोशिश करती है। सही बात है। हम उन्हें बदलने पर जोर देते हैं। सही बात है। पर क्या हमें खुद से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हम अपने सिस्टम को कैसे बदलें ताकि इन लोगों को वास्तव में सशक्त बनाया जा सके? हम दुनिया को अलग तरह से प्रोसेस करने के इन तरीकों में छिपी हुई ताकत को कैसे पहचानें और उसका जश्न कैसे मनाएं?